लिए है। इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि क्या नाम है आपका? तो मैं आपको बताती चलूं कि मेरा नाम उम्मे ज़ोहा है। क्या करते हो? मैं देसी अम्मी के ओहदे पर फाइज हूँ। कितनी उम्र है आपकी? That doesn't really matter. तो मुझे आपसे तारुफ हासिल हुआ था पेरेंटिंग की वीडियोस से। जब कभी भी मैं परेशान होती अपने बच्चों की वेलफेयर के लिए, अपने बच्चों की अच्छे ब्रॉटअप के लिए, अच्छी तरबियत के लिए, जब भी कभी मुझे कोई कंफ्यूजन होती, कोई परेशानी होती, कोई मसला होता, तो मुझे सबसे पहले आपकी वीडियोस नजर आती जिसको मैं ज़रूर देखती और उससे जो है मैं मुस्तफ़ीद होती। और बहुत अच्छी लगी आपकी बातें मुझे। ऑक्सीटोसिन का रोल, देसी अम्मी की ओवर प्रोटेक्शन, फिक्स्ड मेंटालिटी, दाता हजूर की छोटी हुई सोच, नौकरों वाली गुलामाना सोच, फिक्स्ड मेंटालिटी, इंफीरियर मेंटालिटी, सुपीरियर मेंटालिटी, साइकोलॉजी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की डेवलपमेंट, ब्रेन स्ट्रक्चर, ब्रेन मेंटालिटी, मतलब बड़ी अच्छी, बड़ी दानिशवराना, बड़ी जो है वो इल्म और हिकमत से भरी हुई बातें मुझे बहुत अच्छी लगना शुरू हुई। लेकिन फिर जो चीज़ मुझे थोड़ी चुभना शुरू हुई, या रादर आपका अंदाज या आपके अल्फाज जो थोड़े चुभना शुरू हुए, वो तमस्कुराना अंदाज में देसी अम्मी कहना। मतलब क्यों? माना कि हम पाकिस्तानी माओं की अक्सरियत जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, हमें साइकोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं होता, हमें बच्चों की तरबियत के बारे में बस वही पता है जो हमारे बड़ों ने हमें बता दिया है, या जो हमारे बड़ों ने नहीं बताया, जो मीडिया ने हमें बता दिया, हम उसी तरह से जो है वो बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, या शायद कर ही नहीं रहे, हमने बस पैदा करके छोड़ दिया माशरे के अंदर। और ये भी मैं मानती हूँ कि उनका कोई सोच और कोई दाविया नहीं है हमारा। हम लोग आपस में बस ड्रामे देख देख कर जाना, वो ड्रामा ही क्रिएट कर रहे होते हैं, और हम ख़ानदान से और शोहर से और माशरे से और सासों से और नंदों से और भाभियों से दब दब कर रह रहे होते हैं। और उस सारे चक्कर के अंदर जो है, उन सारे ड्रामों के अंदर और उन सारी मॉर्निंग शोज़ के थ्रू हम लोगों का जो ब्रेन डेवलप हो रहा होता है वो सिर्फ साजिशी बन रहा होता है, उसके अंदर कुछ जो है वो तख्लीकी या कंस्ट्रक्टिव नहीं होता। आई एग्री, आपकी ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, 16 आने दुरुस्त हैं, बिल्कुल कोई इसमें बात गलत नहीं है। लेकिन यही देसी अम्मी होती है जो 40 डिग्री, बल्कि आजकल तो मेरा ख्याल है 46 डिग्री 47 डिग्री के अंदर खड़े होकर, जून जुलाई की तपती हुई दोपहरों के अंदर खड़े होकर अपने स्कूल से आए हुए बच्चों के लिए जो है वो रोटियां बना रही होती है, रोटियां सेक रही होती है। और यही वो अम्मी होती है जो पूरे टब्बर के लिए इतनी गर्मी के अंदर रोटियां बना रही होती है। और ये 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर किचन में आग के आगे खड़े होकर रोटियां बनाना, ये कोई आम काम नहीं है, ये बड़ा दिल गुर्दे वाला काम है। विलायती अम्मी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। तो ऐसा जिगरा, ऐसा हौसला अल्लाह ताला ने हम देसी माओं को ही दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, ये भी इस बात का हमें क्रेडिट देना चाहिए कि हम अपने खानदान को खिला पिला रहे होते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा काम है जिसको हम जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि देसी अम्मी, हर चीज के अंदर देसी अम्मी जो है वो गुनाहगार है। अब अगर आप मुझे ये कहें या मेरे जैसी देसी अम्मी को कहें कि क्या जरूरत है सास ससुर की खिदमत करने की, क्या जरूरत है पूरे टब्बर की रोटियां बनाने की, तुम पर कोई फर्ज नहीं है, किधर लिखा है कुरान और हदीस में। वैसे ये आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है जो आप ही नहीं बल्कि अक्सर जो है वो स्कॉलर्स और दानिशवर जो हैं वो ये एक लाइन सेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम को बिल्कुल जो है ना वो डिसॉल्व कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, और सास ससुर की खिदमत जो है वो बहू के ऊपर फर्ज नहीं है। कोई कुरान की हदीस, कोई ज़ईफ हदीस ही मिल जाए, कुरान की कोई आयत या कोई ज़ईफ हदीस ही मिल जाए जिसके अंदर सास ससुर की खिदमत जो है वो मेंशन की हुई हो। तो आई एग्री विद दिस, हम लोगों को वाकई जॉइंट फैमिली सिस्टम ने फ़ायदा कम दिया है और नुकसान ज़्यादा दिए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एक औरत जिसके 4 बच्चे हैं, जो शायद लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद जैसे आबाद शहर में नहीं रहती, वो थोड़े लोअर मिडिल क्लास में या थोड़े कम गैर जो है वो तरक्की याफ्ता इलाके में रहती है, और जिसके 4-5 बच्चे हैं या चलें 2-3 बच्चे हैं, ऐसी देसी माँ अगर वो ये बातें सुने कि किधर लिखा है कुरान में सास ससुर की खिदमत, और निकलो इस गुलामी की सोच से बाहर, तुम किसी की गुलाम नहीं पैदा हुई हो, कोई मजाजी खुदा नहीं है तुम्हारा वो, और डरना सिर्फ अल्लाह से चाहिए, हक बात कहते हुए बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, आंखों में आंखें डालकर बात करो, अपना राइट पहचानो, अपना जो है वो मर्तबा पहचानो। अगेन 16 आने दुरुस्त, कोई ये बात भी गलत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी प्रोवोकेटिव बातें सुनकर वो लोअर मिडिल क्लास औरत जिसके 3 बच्चे हैं, जो इतनी ज्यादा आप कह रहे हैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है,
वो अगर अपनी सास या अपने शौहर से उलझेगी तो कुछ बातें होंगी। मसलन उसके ऊपर फिजिकल तशद्दुद किया जा सकता है, जैसा कि हमें अक्सर अखबारों के अंदर नजर आता है कि औरतों के ऊपर किस किस्म का फिजिकल तशद्दुद किया जाता है। या हम कह रहे हैं वो शायद तशद्दुद ना किया जाए, सीधा सीधा उसको कोई गैस का सिलेंडर फटने का हादसा हो जाए, कहीं वो जो है वो चेहरे पर तेजाब गिर जाए उसके गलती से ही, कहीं वो सीढ़ियों से फिसल कर गिरता है, या हो सकता है उसको तलाक हो जाए। और इस सब केस में तलाक हो जाएगी तो उसको जाहिर बात है शौहर तो उसका खर्चा पानी नहीं उठाएगा, उसको उसके बच्चों समेत घर से निकाल दिया जाएगा, और उसका मेका जो है वो भी कोई इतना कोई स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, तो वो अपने मेके वालों के ऊपर भी बोझ होगी, पढ़ी लिखी वो खास होगी नहीं। तो आप मुझे ये बताएं कि इस किस्म की बातें इस तरह फैला देने से औरतों को कौन सा हक मिल रहा है, औरतों को कौन सी सोच मिल रही है। एक जो मेंटालिटी एजुकेशन के थ्रू डेवलप होती है, एक जो समझ, शऊर और हिकमत कह लें आप, जो एक अच्छी तालीम से डेवलप होती है, वो तो उस औरत को नहीं मिली। और यही तो अलमिया है, यही तो उसकी पिसने की वजह है, यही तो उसको एक्सप्लॉइट होने की वजह है कि जो क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए थी, जो हमारे गांव देहात में पहुंचनी चाहिए थी, वो नहीं पहुंची। सच्ची खरी साफ इस्लामिक ओरिएंटेशन वाली एजुकेशन उसको नहीं मिली। और जो मिले, हाँ, मोबाइल टावर्स मिल गए हैं, यूट्यूब पहुंच गया है, टिकटॉक लाइफस्टाइल पहुंच गया है, इंस्टाग्राम की रील्स पहुंच गई हैं, मोटिवेशन पहुंच गई है, उलमाए कराम के लेक्चर्स पहुंच गए हैं, सियासत पहुंच गई है, ड्रामे पहुंच गए हैं, गाने पहुंच गए हैं, थिरकना पहुंच गया है, नाचना पहुंच गया है, और कमाई का जरिया पहुंच गया। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ट्रेनिंग के बगैर अगर खंजर हम किसी बच्चे के हाथ में पकड़ाएंगे तो वो क्या करेगा? वो या अपना हाथ काटेगा या वो दूसरे का हाथ काटेगा। तो ऐसे ही हो रहा है। हमने जो एजुकेशन देनी थी अपनी औरत को वो हमने नहीं दी, और हमने उसको सोशल मीडिया जैसा एक खंजर पकड़ा दिए कि चलो यूज करो इसको, और जो हो रहा है वो हम सबके सामने है। तो बजाय इसके कि हम वो जो फैमिली वाला फोल्ड था हमारा, उसको हम प्रोटेक्ट करते, इस किस्म की बातों से वो मजीद शैटर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो औरत जो है वो समझदार हो गई है, वो समझदार नहीं हुई, वो आप समझ लें, कह लें बदतमीज हो गई है। और वो बदतमीजी ना सिर्फ हमें लोअर मिडिल क्लास में नजर आती है, वो एक मतलब खास किस्म के तबकात हैं हमारे माशरे में, वो अपर में भी हैं, लोअर में भी हैं, और वो एक हवा चल पड़ी है जिसके अंदर जो है वो औरत आजाद होना चाहती है, औरत को घर के काम बोझ लगना शुरू हो गए हैं, औरत को अपने शौहर के वालिदैन एक खामखा की जिम्मेदारी लगना शुरू हो गए, और सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त इनकी शदीद कमी हो गई है। कमा हो रही है, चाहे वो टिकटॉक से कमा रही है, या वो इंस्टाग्राम से कमा रही है, या वो नौकरी करके कमा रही है, लेकिन हमारी जो सोसाइटी का एक इंटेग्रल स्ट्रक्चर था वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया। और उस पे अगर आप आकर सोने पे सुहागा डालें और ये कहें कि कोई फर्ज नहीं है खिदमत, पाकिस्तान में जॉइंट सिस्टम ने, फैमिली सिस्टम ने जो है वो हमारी सोच को रोका हुआ है, तरक्की से रोका हुआ है, तो आई थिंक इट्स क्वाइट अनफेयर। देसी अम्मी का जो क्रेडिट है वो उसको मिलना चाहिए, जो एजुकेशन उसको चाहिए वो मिलनी चाहिए, सही तरह से मिलनी चाहिए, और जो नहीं मिल रही और शायद मिलने के चांस भी नहीं है। एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा देर तक बोल सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, फिर किसी बात। तो चूँकि तालीम पहुँची नहीं है, और हमारा जो बैकवर्ड एरिया वो बैकवर्ड का बैकवर्ड है। आप ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं और यंग जनरेशन को एड्रेस कर रहे हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं पता जो एक देसी अम्मी फील कर रही होती है, जो एक देसी अम्मी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए फील कर रही है, एक देसी अम्मी जो अपनी जिम्मेदारी के साथ फील कर रही है, जो एक देसी अम्मी अपने बोझ जो उसने उठाए हुए हैं और जो उसने लेकर चलने हैं उनके साथ वो फील कर रही है। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप निकलें, ज़रा जाएँ इंटीरियर पंजाब में जाएँ, इंटीरियर सिंध में जाएँ, इंटीरियर बलोचिस्तान में जाएँ, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों में, या लाहौर, कराची, लम्स, फास्ट, YK, UET और इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको रियल पिक्चर नहीं मिलेगी, रियल विमेन लाइफ नहीं मिलेगी। आप जाकर वहाँ देखें, और आप जब निकलेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा, आपको समझ आएगी कि
परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, इस्लामाबाद का जहां और है बाकी वतन का जहां और। तो गौर से समझें इस बात को, एक ही लाठी से सबको ना हांके। खैर मुझे क्या, मैंने अपने कंधे झटके, मैंने कहा नया आ गया कोई स्पीकर, बोल रहा है बोलने दो, हमने तो अपना काम करना है, हमने देसी अम्मी नहीं बनना। मैंने अपने आप को कहा बस मैं बनूंगी विलायती अम्मी। मैंने अपने बच्चे को विलायती अम्मी बन के दुनिया जहां का इल्म देना है। वो जो जी में आए बोल सके, वो जिस टॉपिक पे, चाहे वो हिस्ट्री हो, फिलोसफी हो, अंग्रेजी हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, थियोलॉजी हो, इस्लामिक स्टडीज हो, इस्लामिक हिस्ट्री हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, जो कुछ भी होगा ना, मैंने अपने बेटे को वो सिखाना है। मैंने उसको इस काबिल बनाना है कि जो उसके मुंह में आए वो बोल दे, किसी से ना डरे। तो मैंने चुन के उसे एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। जाहिर बात है, हम देसी अम्मियों की सोच तो फिर प्राइवेट स्कूल तक ही चलती है। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। लेकिन फिर मेरी नजरों के आगे से आपका ये वाला क्लिप गुजरा। जनरल IQ 12 और 20 पॉइंट्स के बीच में पहले 5 साल में ड्रॉप कर देगा स्कूल, ठीक है। अगले 5 साल में 8 से 10 पॉइंट्स और ड्रॉप कर देगा। सो 20 एक पॉइंट्स का ओवरऑल ड्रॉप आएगा पक्का। योर किड इज नॉट गोना बी एबल टू क्रॉस एट बेस्ट। अगर वो 120 रेंज के ऊपर जेनेटिकली पैदा हुआ था, यहाँ से स्टार्ट करेगा उसका बेस थ्रेशोल्ड से, तो 120 130 कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वो भी इसके क्लास फेलो अगर बहुत ही अच्छे मिल गए इसको, तो पीयर बहुत ही अच्छे और अच्छे घरों के, मतलब ओपन पर्सनैलिटी टाइप्स होती है ना, तो ओपननेस का क्वेश्चन ज़्यादा हुआ उसके पीयर में, तो फिर उसका IQ बढ़ सकता है, वरना नहीं बढ़ेगा, वरना ड्रॉप हुआ ही हुआ। अगर बाय डिज़ाइन इसके IQ बढ़ाने की टेक्निक लगाई गई तो ये 160 170 क्रॉस कर सकता है। सोचें कितना बड़ा ड्रॉप है। आपको पता है एक कंपनी के CEO और उसके सिक्योरिटी गार्ड में 2 पॉइंट का डिफरेंस होता है IQ पे, 2 पॉइंट का जनरली ऑन एवरेज। सो मतलब ऐसे ही होता है रियली। मैंने कहा छोड़ो, ऐसी बात थी। लेकिन फिर मुसलसल चारों तरफ से मेरी फीड में इस किस्म की बातें आना शुरू हो गई। जाहिर बात है 3400 के करीब अगर YouTube चैनल्स हों जो कंटेंट पंपिंग में मसरूफ हों, तो बहुत सी बातें मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ तरीकों से बरसती हैं दिमाग के ऊपर, किसी तूफान की तरह, किसी बारिश की तरह। तो मुझे कुछ बातें सुनाई देने लगी मुख्तलिफ क्लिप्स में, और जो मुझे याद तो नहीं रही थी, मैंने यहाँ लिख ली हैं। उसमें कुछ आप इस किस्म की बातें कहते हुए नजर आए कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, स्कूल बच्चों का IQ बिल्कुल 0 कर देते हैं, टॉर्चर सेल है बच्चों के लिए, टीचर्स को किसी किस्म की साइकोलॉजी नहीं पता होती, तो वो टीचर्स को बच्चों को बिल्कुल जो है वो मार देती है, उनकी क्रिएटिविटी खत्म कर देती है, उनके अंदर से जो है ना वो क्वेश्चनिंग माइंड उनका खत्म कर देती है। तो मुझे ऐसे लगने लगा जैसे कोका कोला की बोतल की तरह ना इस फिलॉसफी को एडवर्टाइज किया जा रहा है, मार्केट किया जा रहा है। ठीक है, ट्राई करते हैं, शायद ये वाला स्कूल अच्छा नहीं है जिसमें मैंने डाला हुआ है, तो दूसरा स्कूल ट्राई करते हैं। तो मैंने आपकी बात को तहकीक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए 3 स्कूल बदले। पहला इस्लामिक, दूसरा ब्रांडेड, तीसरा लोकल। और मैं वाकई सेटिस्फाइड नहीं थी। यू गॉट मी देयर। तो मैंने होम स्कूलिंग शुरू कर दी। मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन फिर आपकी ये बात मेरे सामने आ गई। दुनिया में इतने लाखों लोग होम स्कूलिंग कर रहे हैं। बहरहाल आपको मैं होम स्कूलिंग कॉन्सेप्ट या इसके अलावा क्या करेंगे? So by homeschooling you mean the parents को क्या they have to hire the experts. या पेरेंट्स किस काबिल होते हैं तो क्या बात है, आप इस स्कूल की Because लोगों का misconception ये है नहीं हाँ स्कूल में खुदा रहा अम्मी आप ना बना देना, अम्मी आप ना बना देना। मैथ सिखा रही होती, फिजिक्स सिखा रही होती, बेटा ये याद करो मैं तुमसे ये पैराग्राफ रात को सुनूंगा, अच्छा हुआ सिस्टम तो खुद नहीं पढ़ाना, बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है जी। मैंने फिर ऑनलाइन ट्यूशंस एकेडमीज सर्च करना शुरू की। तो फिर सबसे पहले जाहिर बात है जो बंदा बोलता है बंदा उसी को सबसे पहले देखता है जाके। तो मैंने आपकी सोर्स कोड एकेडमी सबसे पहले जाकर देखी, और मानो मेरे तो नहीं, आप मजाक तो नहीं कर रहे। मेरे कानों में ना दिमाग में मक्खियां बिज़ करना शुरू हो गई, भिनभिनाओ। मतलब आपकी एकेडमी एक कोर्स के जो 40 मिनट का है उसके 8,900 चार्ज कर रही है, और उन 40 मिनटों में से 10 मिनट भी तो मेरा ख्याल है वो
कनेक्शन सेट होने में गुजर जाएंगे कि हेलो हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है, बेटा अपना माइक ठीक करना, बेटा म्यूट कर देना, बेटा आवाज ऊंची करना, आपको सही से नजर आ रहा है, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, आपको पिक्चर नजर आ रही है। मतलब और अगर आपकी एकेडमी में 4 कोर्सेज लें तो ये बन जाएंगे 35,600, अगर मेरा मैथ ठीक है। मेरे जैसी देसी अम्मी तो फिर कैलकुलेट ही करती रह गई। मतलब एक फैमिली जिसने हाउस रेंट भी देना है, जिसने पेट्रोल का खर्चा भी उठाना है, जिसने घर में राशन पानी भी लाना है, जिसने बच्चों के मुंह में नवाला भी डालना है, जिसने और 100 तरह के खर्चे उठाने हैं, उसको आप ये मशवरा दे रहे हैं कि वो तुम 3,000, 4,000, 5,000 वाले मंथली स्कूल फीस देने की बजाय तुम 40 मिनट के 8,900 रुपए दो, वो भी एक कोर्स के। मतलब क्या है ये? मैंने सोचा चलो यार, इतनी आग लगी हुई है इस बंदे के अंदर, इतनी तड़प है, इतनी लगन से, इतनी जान फिशानी से, इतनी दिल जमई से लोगों को जो है ना ये गाइड कर रहा है, इस्लाम की तरफ लेकर आ रहा है, और इतनी अच्छी बातें लोगों को बता रहा है। तो कुछ तो इसने आवाम के बारे में भी सोचा होगा, कुछ तो मेरे जैसी आम सी देसी अम्मी के बारे में भी सोचा होगा, कुछ तो इसने भी बेसिक से कोर्सेज आम आवाम के लिए होंगे, आम आवाम के लिए ऑफर किए होंगे, कुछ खास आवाम के लिए प्रीमियम वाले कोर्सेज होंगे, कुछ इसने कॉर्सेरा, एलिसन, यूडेमी से कोई बिजनेस मॉडल लेकर अपना बिजनेस लॉन्च किया होगा और हमें भी कुछ फ्री में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर मुझे समझ आई एक बात कि 99% मास्टर्स के लिए छोटी सोच वालों के लिए, सोच बुलंद करने वाले 3-3 घंटे के लेक्चर होते हैं, टूर होते हैं, 3500 यूट्यूब कंटेंट की कंटेंट पंपिंग वाले जो हैं वो चैनल्स होते हैं, और 1% अशराफिया के लिए, 1% क्रीम के लिए, टॉप प्लेयर के लिए क्वालिटी एजुकेशन होती है। तो मुझे अच्छी तरह से ये बात समझ आ गई। ठीक है जी, दुनिया है ऐसे ही चलती है। लेकिन ये लोकल मसला है ना, छोटा मसला है, और आप खुद कहते हैं कि वी शुड लुक एट द बिगर पिक्चर। एंड व्हाट इज द बिगर पिक्चर इन योर आईज? आपकी निगाहें बुलंद कौन सी अजीम तस्वीर देख रही है? गालिबन कुछ ऐसी कि हमें मैसेज की फिक्र नहीं करनी चाहिए, पीपल ऑफ पावर को ठीक करना चाहिए, यानी कि सड़क को ठीक करना चाहिए तो बाकी सारा निजाम ठीक होगा, वो ठीक होंगे तो सिस्टम ठीक होगा, सिस्टम ठीक होगा तो पुराने दादा हजूर के जमाने की जो छोटी सोच है, नौकरों वाली सोच है, गुलामाना सोच है, वो तब्दील होगी, और जब वो सोच तब्दील होगी तो इनकलाब आएगा। इनकलाब बोले तो तब्दीली, और जब तब्दीली आएगी तो मुसलमानों का उरूज आएगा। ये सब यूटॉपिक बातें हैं, ये सब यूटोपिया में रहने वाले, एक परफेक्ट पिक्चर देखने वाले विजनरीज की बातें हैं। रियलिटी में इनका कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में साए इस्लाम के कोई भी तब्दीली पुरअमन तरीके से नहीं आई। सिर्फ इस्लाम का मक्का वाला इनकलाब था जिसमें कोई भी खून नाहक नहीं हुआ था, कोई भी मासूम कत्ल नहीं हुआ था। इसके अलावा दुनिया में जितने इनकलाब इन विजनरीज ने देखे हैं ना, रूसो जैसे, कार्ल मार्क्स जैसे, लेनिन जैसे, हिटलर जैसे, जो अपने आप को खुदा का अवतार समझते थे और मसीहा समझते थे और दुनिया को ठीक करने के लिए निकले थे, तो उन सबके देखे हुए इनकलाब जो थे वो खूनी थे। चाहे वो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लें, चाहे वो आप रशियन रेवोल्यूशन देख लें, चाहे वो आप हिटलर का जमाना देख लें। हिटलर के बारे में तो कोई शक नहीं है, वो भी अपने आप को एक सुपीरियर मखलूक समझता था, बेटर रेस समझता था। ब्रिटेन वालों ने जो अपने आप को वाइट ट्रुथ सुप्रेमेसी पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज के अंदर राइज की थी, वो भी सबको पता है। तो इनकलाब जो है वो बातों की हद तक तो ठीक होते हैं। जॉर्ज ऑरवेल कहता है, और जॉर्ज ऑरवेल एक इंग्लिश लिटरेचर का बड़ा अच्छा हमारा राइटर है, और आपने पढ़ा ही होगा उसके बारे में गालिबन, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप अपनी पब्लिक को बताएं कि वो जॉर्ज ऑरवेल को पढ़े, वो एनिमल फार्म को पढ़े, रेकमेंड किया करें एनिमल फार्म। लोगों को मैसेज को समझ आना चाहिए कि हाउ पॉलिटिक्स वर्क। तो खाली ये कह देना कि मैं फिर बता दूं, हर जुलेखा का सवाल ना आपसे, आप छोटे से नहीं है, 12 साल के ऊपर चले गए, हर बंदे का सवाल आपसे। और पॉलिटिक्स के लिए कह रहा हूं आपको, एनार्की फैलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। यू नीड टू नो वेयर टू प्ले एंड हाउ टू प्ले।
उसकी बजाय आप रेकमेंड करें कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे आपको अच्छी तरह पॉलिटिकल गेम समझ आए। तो जॉर्ज ऑरवेल कहता है, मैं यहाँ कोट आपको उसकी सुनाती हूँ एक, One does not establish a dictatorship in order to safeguard a revolution. One makes the revolution in order to establish the dictatorship. मैं आसान करके बताती हूँ कि हम डिक्टेटरशिप यानी कि एक आमरियत को, आमरियत मतलब आप समझ लें एक बंदे की सरदारी, एक बंदे का हुक्म, एक बंदे की हुकूमत, एक बंदे के पीछे इनकलाब लाने के लिए इसलिए नहीं चलते कि हम उस इनकलाबी सोच को जो है वो सेफ गार्ड कर रहे हैं, हम उस इनकलाबी विजन को सेफ गार्ड कर रहे हैं। हम वो इनकलाब इसलिए ला रहे होते हैं क्योंकि हमने उस एक आमरियत, हमने उस एक डिक्टेटरशिप वाली लीडरशिप को अपने ऊपर मुसल्लत करना होता है। तो ऐसे ही हुए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले थे, जो रूसॉ वाले थे, उनको गिलोटीन मिली थी, और जो लेनिन वाले थे उनको स्टालिन मिला था। और ये भी तारीख ने प्रूव किया हुआ है कि जो भी इनकलाबी सोच चलती है 150 साल के अंदर वो वापस उसी करप्शन के दायरे में दाखिल हो जाती है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो आप और आपके साथ के दानिश्वर और थिंकर्स और फिलोसोफर्स, जो यूट्यूबी फिलोसोफर्स और थिंकर्स और दानिश्वर हैं, वो कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि मुसलमानों का ज़वाल जो है वो 150 साल से शुरू है, यानी कि जब खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई। कौन सी खिलाफत उस्मानिया? तब थे ऑटोमन्स खिलाफत। ऑटोमन्स वर नेवर अ कैलिफेट, दे वर जस्ट एन एम्पायर। हाँ, you can say they were a symbol of Muslim power, but they were never a symbol of Muslim unity. तो बात तो यूनिटी की होती है। अल्लाह ने तो तफरके से मना किया है कि आपस में फिरके ना हो जाना, और आज हम देख रहे हैं हम फिरकों में बटे हुए हैं, उम्मत तो कहीं है नहीं। खैर, आपको मुझसे बेहतर पता होगा, बड़ा अच्छा माशाल्लाह आपका मुताला है, वसी मुताला है, आपने हर टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी जो है ना वो नॉलेज गेन किया हुआ है। तो आप पाकिस्तानी यूथ को, खासकर 17 से 20 साल, 17 से 30 साल के नौजवानों को झंझोड़ रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, और आपका मिशन इस्लाम है, और ख़ुद आप एक विजनरी और मिशनरी हैं, और आपने हम पर जो है वो स्टेट ऑफ वॉर भी डिक्लेयर कर दी है, और आप बहुत शिद्दत से KFC, मैकडोनल्ड की नौकरियों के खिलाफ बात कर रहे हैं, और आपने जो है वो GIK यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर में कुछ इस किस्म की बात की कि जो भी KFC में काम करता है उसको उन्हें काम क्विट कर देना चाहिए, और क्योंकि वो हलाल मनी नहीं है इन अ वे, तो बस हलाल हराम का फतवा नहीं है इस पे। बट क्योंकि YouTube और ये जितने भी है वो इजराइल KFC वालों को, ये क्या कहते हैं, KFC वालों को KFC क्विट करने के पीछे हलाल हराम का फतवा नहीं है, और समझें। KFC इसलिए आपको बॉयकॉट करनी है, अवाम की बात कर रहा हूँ, KFC वालों को भी कह रहा हूँ KFC बॉयकॉट करें जो कि KFC में काम करते हैं, मगर अवाम के लिए ये कि KFC खाए बंद करोगे तो क्या होगा, KFC पे प्रेशर आएगा कि भाई इधर पैसे देना बंद करें। ओके, और ये कोई चीज़ जो बर्निंग क्वेश्चन आपके साथ वहीं पे रखना, जाना देना। द फाइनल स्ट्रेटजी ऑफ पाकिस्तानीज इज टू मेक अमेरिका पे मोर पर बुलेट। ये है उसका जवाब जो कब से सवाल कर रहे हैं। पे मोर पर बुलेट की एक पार्ट जो होता है उस स्ट्रेटजी का, वो है बॉयकॉटिंग। ठीक है, इफ दे पे मोर पर बुलेट दे आर नेचुरली गोइंग टू फायर लेस बुलेट्स। ठीक है, हमें बॉयकॉट करना चाहिए, बहुत शद्दोमत से करना चाहिए, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि दे आर वेरी पेक्यूलियर। मलेशिया की केस स्टडी हमारे सामने है, दे ब्लू आउट स्टारबक्स फ्रॉम द वॉल। हम इन मलेशिया दे ब्लू द स्टारबक्स अवे। तो दैट गॉट मी थिंकिंग कि आप भी किस कंट्री का, किस कौम का मुकाबला किस कौम से कर रहे हैं। मतलब अगर आपको मलेशिया के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। मलेशिया अपना ऑयल खुद प्रोड्यूस करता है, और उसकी जो इकोनॉमी है वो हमारी इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका एक रिंगिट आई थिंक हमारे 60-65 रुपीज़ के बराबर है, और उसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दुनिया की टॉप 100 to 100 टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में लैंड करती हैं, और वहाँ की जो पब्लिक है वो बहुत पढ़ी लिखी, बड़ी सेंसिबल, बड़ी समझदार, बड़ी तमीज़दार पब्लिक है। और हिंदू, मुसलमान, ईसाई, चाइनीज़, हर किस्म की कम्युनिटी वहाँ बहुत हार्मनी से रह रही है। कभी वहाँ कोई मसला नहीं हुआ,
कभी कोई चर्च नहीं जला, कभी कोई खुदकश धमाका नहीं हुआ, कभी वहाँ किसी को काफिर कहकर मस्जिद से नहीं निकाला गया, कभी वहाँ रोड्स ब्लॉक नहीं की गई, कभी वहाँ जो है वो टायर नहीं जलाए गए। और उधर की पब्लिक हमारी पब्लिक की तरह शुक्र पे मुहार नहीं है, और ना स्टारबक्स के बंद होने से उनकी इकोनॉमी को कोई खास नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी को पता ना हो। हमारे यहाँ चर्च जलाए जा रहे हैं, हमारे KFC के आउटलेट्स जलाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ जो है वो दीन के नाम पर लोग कत्ल हो रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी जो है वो जिस हाल में है आपको पता है। नहीं पता तो सोचें, देखें बाहर निकल के हमारी सोशल पॉलिटिकल बल्कि यानी ग्रास रूट लेवल पर हमारी क्या सोच है, हमारी आवाम की क्या सोच है, हमारी आवाम किस तरह से बिहेव करती है जब वो एहतजाज के लिए बाहर निकलती है। हमारी सड़कों का, हमारी इमारतों का, हमारी दुकानों का, हमारी गाड़ियों का क्या हाल होता है, तो वो पता है, चलता ही रहता है। 75 साल से चल रहा है, देख रहे हैं हम 75 साल से। ये सबसे इजी टूल है कि अगर कुछ भी हुकूमत पे किसी भी तरह का प्रेशर डालना ना, सड़कों पे निकाल दो लोगों को। अगर आप बात करते हैं कि वेस्ट में जो है वो लोगों ने बाइकआउट किया है और इनकैम्पमेंट्स किए हैं, यूनिवर्सिटीज में एहतजाज किए हैं, तो भाई आप मुझे दिखाएं कोई उन्होंने किसी KFC या स्टारबक्स के आउटलेट को आग लगाई हो, उन्होंने किसी की गाड़ियों को जो है वो डंडे मार मार कर उसके शीशे तोड़े हों। और हमारे यहाँ तो अगर हमारे जैसा बेचारा कोई मिडिल क्लास बंदा जो पैसे जोड़ जोड़ के पाई जोड़ जोड़ के गाड़ी लेता है और कहीं पार्क करता है, और ये एहतजाज वाले आते हैं और डंडे मार के हमारी गाड़ी का विंड स्क्रीन तोड़ देते हैं, तो प्लीज ऐसे मॉब को अंदर ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। तो इस तरह के मोबिलाइजेशन का कोई फायदा नहीं है, इस तरह के बाइकआउट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इसकी मुतहम्मिल नहीं है। आप एग्री नहीं करते, आप उन सारे स्कॉलर्स से डिसएग्री करते हैं जो कहते हैं कि बाइकआउट का फायदा नहीं है या हमारी इकोनॉमी इस लेवल की नहीं है, तो वो बिल्कुल सही कहते हैं ना, उसमें गलत क्या बात है। आप कहते हैं कि गवर्नमेंट से कोई बिल पास करवाया जाए और उसके लिए आप नौजवानों को काफ़ी हद तक मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी में जाकर टूर कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि कोई जो है वो हमारा मिसाइल का की नोक चोंच कोई इधर से जो है ना उधर हो जाए, कोई इजराइल की तरफ उसका रुख क्यों नहीं किया जाता, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। तो भाई एक्शन तो वो लेते हैं ना जो आज़ाद होते हैं, जिनके हाथ पैर बंधे हुए नहीं होते। तो हम लोग तो चूंकि अपना कमाते अपना खाते नहीं हैं, हम टोटली रिलायंट हैं अपने माई बाप पे, तो फिर समझना चाहिए ना, नौकर की नखरा की लोगों को ये खामखा की बातों में नहीं उलझाना चाहिए। इन बातों का कोई फायदा नहीं है। हमारी मईशत का क्या हाल है सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। और आज अगर हमारा पेट्रोलियम बंद हो जाए तो हम स्टैंड स्टिल पे आ जाएं। जिन एरोप्लेन पर बैठकर आप जो है वो कराची से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद आराम से लेक्चर देने पहुंच जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, वो बंद हो जाएगा। आज हमारा क्रूड वेजिटेबल ऑयल जो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी इंपोर्ट है, इतना बड़ा बोझ है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, और हम पाकिस्तानी आवाम को भर भर के जाना अपने मुरागन गजाओं के ऊपर और पकौड़ों के ऊपर और कड़ी के ऊपर और दालों के ऊपर भगाड़ लगा कर खा रहे होते हैं। और मैं बोल बोल के थक गई हूँ, क्या कि थक गई कि भाई कम ऑयल इस्तेमाल करो। खामखा सेहत के ऊपर भी जो है ना वो एक बोझ है फैट्स की सूरत में, और इकोनॉमी पे भी बोझ है, पर नहीं, यहाँ कौन सुनता है। मन जानी लाइफ है। आज अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद हो जाएं, हमारे MRI स्कैनर्स बंद हो जाएं, हमारे अल्ट्रासाउंड बंद हो जाएं, हमारी डेंटिस्ट्री की जो मशीन्स हैं वो आना बंद हो जाएं, तो हमारा मेडिकल सिस्टम बिल्कुल ठप। अगर हमारी इंसुलिन आना बंद हो जाए, अब आपको तो पता होगा कि पाकिस्तान में डायबिटीज के कितने पेशेंट्स हैं। अगर नहीं पता तो उसी कंपनी से स्टैट्स रन करवा लेना, पता करवा लें। वो क्या भला सा नाम लिया था आपने, हाँ, मिलवर्ड ब्राउन एक कंपनी का नाम है। आई एम 100% श्योर इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के फरिश्तों को भी नहीं इल्म होना, मिलवर्ड ब्राउन नंबर 1 कंपनी है दुनिया की। बड़ा बोस्टफुली आपने वो GI की यूनिवर्सिटी वाले लेक्चर के अंदर जो है वो मेंशन किया था उसका नाम, तो उससे आप पता करवा लें कि पाकिस्तान में कितने ज़्यादा डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, या कितनी ज़्यादा पाकिस्तान इंसुलिन इंपोर्ट कर रहा है और किस किस कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है। चले, हो सकता है आपके पास वक्त ना हो, मैं बता देती हूँ। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर पाकिस्तान का तीसरा नंबर है दुनिया में, तीसरा है या चौथा है, और हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंसुलिन USA से, जर्मनी से और फ्रांस से, कुछ हम इंडिया से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बंदा फिर ईमान पे डेंट ना डाले, और बंदा जो है वो ईमान का तो मजा ही तब आता है कि जब बंदा अकेला हो और सामने बातिल की पूरी फौजें इकट्ठी हुई हुई हो। और क्या आपने कहा था, हाँ, इस वाले क्लिप में सो F-35 क्या F-72 को
और हमारे F-16 छोड़े, मैं अकेला खुद बगैर किसी बंदूक के खड़ा हूं, तब पता चलेगा कि भाई अंदर अल्लाह मौजूद था भी कि नहीं। हमने अगर F-72 हमारे पास हो और F-35 उनके पास हो, तो फिर हमने कौन सा इस्लाम और ईमान टेस्ट किया? ईमान का टेस्ट ये होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमने मशीन, अल्लाह ताला ने ही हुक्म दिया वअइदुल्लाहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा का, हमने बनाने हैं F-35, हमने भी और भी टेक्नोलॉजी बनानी है, मगर ईमान के ऊपर डेंट ना डालें इस तरह की बातें, वो भी बच्चे के ईमान के ऊपर, कि वो तो बहुत बड़े हो गए, हम वो बहुत छोटे हो गए। किस्म की कहानियां, ये इस तरह के फलसफे जो है ना, ये इस पर ईमान नहीं टेस्ट होते। ईमान टेस्ट तब होता है जब पूरी दुनिया अकेले मेरे सामने आ जाए या मेरे बच्चे के सामने आ जाए, तब पता चलता है कि अंदर से इस्लाम कितना था मेरा। बायकॉट पॉलिसी के तहत तो फिर खाली KFC मैकडॉनल्ड तो नहीं बनता, फिर तो हमें ये सारी चीज़ें भी बायकॉट करनी चाहिए, दीन में पूरा दाखिल होना चाहिए ना। तो जो भी मुसलमानों के अगेंस्ट कोई भी चीज़ सपोर्ट करेगा तो उस सबको हमें ख़त्म करना चाहिए। जैसे हमारे वो इंजीनियर साहब कहते हैं कि सबसे पहले तो अपने फ़ोन्स ख़त्म करने चाहिए, फिर उसके बाद ये रोड के माइक्स और ये 10-10 लाख के नाइकन और कैनन के कैमरे जिनसे आप अपने कीमती भाषण हम लोगों को, मतलब मेरा मतलब है कीमती लेक्चर्स हमें आवाम को मिल रहे हैं, वो भी सारे ख़त्म कर देने चाहिए। उनसे हमें फिर हमें वो नहीं करना चाहिए ना कि अपने नज़रियात और अपनी थॉट को प्रमोट करने के लिए अपने मतलब के जो है वो मीनिंग्स निकाल दिए जाएं और अपने मतलब की चीज़ों को जो है वो स्प्रेड कर दिया जाए। KFC और मैकडोनल्ड के बायकॉट के ऊपर जो है वो एक पूरी हाइप क्रिएट कर दी जाए और बाकी चीज़ों को जो है ना वो छोड़ दिया जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम मीठा मीठा हप हप करें और कड़वा कड़वा थू थू कर दें। अगर आपकी फैमिली में कोई डायबिटिक है, कोई इंसुलिन यूज़ करता है, तो काइंडली चैरिटी बिगिंस एट होम, तो काइंडली उसको USA की या जर्मनी की या फ्रांस की इंसुलिन ना दिएगा, क्योंकि उस इंसुलिन के इस्तेमाल करने पर कोई फ़लस्तीनी बच्ची पुलिस रात पर आपका रास्ता उसी तरह रोक सकती है जिस तरह वो इस एक 15 साला या 16 साला या 18 साला इस यूनिवर्सिटी के नौजवान का रास्ता रोक सकती है, जिसको आप कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए एनकरेज कर रहे हैं। आपको लेकिन ये डर लगेगा सर ये ना उसने काउंटर आर्ग्यूमेंट कर दिया और कोई और डेफिनेशन के अंदर मैं ना हक साबित हो गया, तो फिक्र ना करें, आपको फलस्तीन की हर बच्ची संभाल लेगी। एक मस्जिद बेहतर हूं, हर बच्ची आपके साथ खड़ी होगी, किस बात की टेंशन है आपको? कौन जिला कर सकता है आपसे? एक आलिम मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता सीधा, कोई मुफ्ती तकी उस्मानी हो या मुफ्ती अहले हदीस हो या मुफ्ती देवबंदी बरेलवी हो, सामने खड़ा होकर दिखाए मेरे कि मौके के ऊपर पहुंच जाते हो और जब हमारी बारी आती है, इस्लाम की बारी होती है, गायब हो जाते हो। ऐसे नहीं होने देंगे हम, सॉरी। लिटिल गर्ल्स आर स्टैंडिंग विद मी। आपने ना मजाक समझ लिया इसको, इसे हर स्टूडेंट मुझे इजी ले रहा है। मैं आपको खाली हुज्जत तमाम करने नहीं आया हूं, मैं गिरबान पे टोलने आया हूं कि वाकई में इस्लाम है तो शाबाश बेटा, जन्नत के सवाल हो रहे हैं। तो बिल्कुल जो है वो उन कंट्रीज की इंसुलिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि रिस्क की परवाह नहीं करनी चाहिए, पीपल डोंट मेक मनी, अल्लाह गिव्स मनी। पर्सपेक्टिव क्लियर रखें। उसी तरह मैं आपको कह रही हूँ कि जिंदगी मौत की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। जिंदगी मौत भी अल्लाह दे रहा है। तो अगर आपके घर में किसी को हार्ट अटैक हो तो काइंडली उनको वैसी वो मेडिसिन बिल्कुल ना दिएगा जो USA की कंपनीज हैं। उनको उन मशीन्स के ऊपर मत ऑपरेट करवाइएगा जो USA की कंपनीज ने बनाई हुई हैं। ईमान पे डेंट नहीं पड़ना चाहिए ना। बात बंदा पूरा दाखिल हो, बात पूरी करे, तो मजा इसी में है। फिर आपकी वीडियो सुन सुन के देख के मुझे एक बात बड़ी फील हुई। आपने अपनी हर वीडियो में उस आलमे दीन को और उस स्कॉलर को रगड़ा है, रगीदा है, घसीटा है, जिसने मसला फलस्तीन के इशू पर आपके नुक्ता नजर से इत्तफाक नहीं किया, जिसने आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, और उनमें से अक्सर के बारे में आपने कुछ इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। $1 मिलियन का रॉकेट आया होगा उनका, इतनी आसान थी आयरन डोम को फतह करना। और हमें क्या बताया हुआ है? आयरन डोम, अल्लाह के बाद आयरन डोम। ये मुसलमान स्कॉलर्स बकवास कर रहे हैं, अब स्कॉलर्स बकवास कर रहे हैं। अब करने लगा हूं आपको, अंडरस्टैंड वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। इस पे कोई और इतलाक होता है, आपके ऊपर इस्लाम फारिग करने का फतवा मैं दे सकता तो दे देता, खुद पढ़ें। बहुत फतवे आप लोगों ने, ये जमात इस्लामी वाला इस्लाम, ये मेरे मोहम्मद का इस्लाम ऐसा नहीं है। मुझे ना सिखाएं, मैं सिखाता हूं आपको, फिक्र नहीं करें। मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूं, किसी के बाप से नहीं डरता हूं। तुम फलस्तीन की बच्चों की बातें करते हो, ड्रामेबाज लोगों, तुमसे अपनी इस दफा मैं आपको आसान करके बताता हूँ, जब जंग छिड़ चुकी हो, जो कि हम पे छिड़ चुकी है, हमारे 40,000 बच्चे शहीद हो चुके हैं फलस्तीन में, और जब पूरी तरीके से आप रफा के अंदर इन्वेजन
जिस डेट पे ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो 2 दिन हो गए, 48 आवर्स हो चुके हैं, रफा में बच्चे शहीद हो रहे हैं हमारे, ठीक है। इस दौरान इस्लाम के जो उसूल हैं, उन उसूलों के अंदर आप किसी भी मौके के ऊपर अवाम के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट डालना शुरू कर दें कि आयरन डोम जो है वो हाफिज़हुल्लाह हो या वो मुसलमानों को भी बचा रही है, ये इस्लाम की एक खास शिक के अंदर ये ट्रीजन में आता है, इस्लाम से बगावत में आता है, इस्लाम से बगावत में आता है। वाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा पढ़ने वाला ऐसा जबरदस्त जो है वो तर्ज कलाम है उसका, क्या कहने। पर मर्दम हो जाए तो फिर आपको ही कहा जा सकता है, हाँ। तो जिन उलमाए कराम और जिन ग्रुप्स या स्कॉलर्स के बारे में आपने इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की है, उनके ईमान पे आपको शक होना शुरू हो गया है और आपने उनको मशवरा दिया कि वो रुजू करें अपने ईमान से, इस्लाम से फारिग होने का आपने जो है ना वो आपको डर है उनके ईमान के बारे में बड़ा। उनमें से किसी को मैंने टिम हॉर्टन्स की कॉफी पीते नहीं देखा। हाँ, आपको पीते देखा है। देखिए, मैं अहले तशय्युई नहीं। उनमें से किसी ने कभी मिनरल वाटर नहीं पिया, आप पीते हैं बड़े फख्र से। टिम हॉर्टन्स मेरी नाकिस अकल के मुताबिक और मेरे महदूद इल्म के मुताबिक एक कैनेडियन फर्म की है। रेस्टोरेंट ब्रांड इंटरनेशनल उसे ओन करती है और वो एक पेरेंट कंपनी है जो पपाया की और बर्गर किंग की भी माई बाप है। और कनाडा वाज लास्ट आई चेक्ड अ बिग ह्यूज सपोर्टर ऑफ इजराइल। तो अगर बायकॉट वाली फिलॉसफी अप्लाई की जाए पर बुलेट उनको जो है वो हम नुकसान पहुंचाएंगे, वो लेस बुलेट्स फायर करें, तो फिर उस हिसाब से तो टिम हॉर्टन्स का भी बायकॉट बनता है। लेकिन हमें आप बायकॉट करते नजर नहीं आए। आपको यूनिवर्सिटीज के तलबा के आगे तकरीर करने का बहुत शौक है, आपका मिशन है उनको उनके आगे तकरीर करना। आप जाते स्टेज पर अपना कॉफी का कप पकड़ के और कहते कि ये टिम हॉर्टन्स की कॉफी है, मेरी मोस्ट फेवरेट कॉफी है, मुझे बहुत पसंद है ये, लेकिन चूंकि कैनेडियन फर्म की है तो मैं आज से इस कॉफी को कुर्बान कर रहा हूँ उस फलस्तीनी बच्ची की खातिर जो पुलिस से रात खड़ा होकर मेरा रास्ता रोकेगी, उस ज़ैनब की खातिर और जुलेखा की खातिर जो पुलिस रात में मेरा रास्ता रोकेगी। मतलब आप करते कोई रोनाल्डो जैसा स्टंट। पता है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो एक कोका कोला की बोतल को साइड पे कर दिया था और पानी की बोतल उठा ली थी। कोक को $4 बिलियन का ड्रॉप आया था सेल्स में, उसकी सेल वैल्यू मार्केट वैल्यू $242 बिलियन से $238 बिलियन पे आ गई थी। तो ये होता है इन्फ्लुएंस, ये होते हैं इन्फ्लुएंशियल तरीके। आप अपने मिनरल वाटर की बोतल को एक तरफ करते और घर का पानी पी लेते। ओके, आई नो मिनरल वाटर मतलब इजी टू कैरी होता है, हर जगह बॉटल वाटर इजी टू कैरी होता है, हर जगह बंदा घर का पानी नहीं लेके जा सकता, लेकिन आप एक ऐसा स्टंट तो दिखा सकते थे। और बॉटल वाटर तो वैसे भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए कोई खास अच्छा नहीं है, माहौल में हमारी आलूदगी का ही बायस बन रहा है। पाकिस्तान में जो कचरे का ढेर का जो एक हाल है वो सबको पता है। तो व्हाई डिडंट यू किल 2 birds with 1 stone? आप एक तरफ करते हैं इन चीजों को, आप फलस्तीन से यकजहती का भी पैगाम आवाम को देते और माहौल को साफ रखने का भी, बट हमें ऐसा कोई पैगाम नजर नहीं आया। हाँ, लंबे चौड़े खूबसूरत मैसेजेस और तकारीर जरूर मिली हैं हमें। तो खैर, बड़े लोग बड़ी बातें। आई होप आप यहूदी पानी, मेरा मतलब है आप एक्वाफीना का और नेस्ले का पानी नहीं पीते होंगे। वैसे आपको नेस्ले के भी पाकिस्तान में जो वाटर पंपिंग की स्टोरी है वो तो आपको पता ही होगी। अगर नहीं पता तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पढ़े ना, तहकीक करें। हमारे छोटे छोटे एक्शंस क्या है, बड़ी मशहूर सी बड़ी अच्छी सी बात, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप खुद समझदार हैं तो आप पाकिस्तानी साफ सुथरा इस्लामी पानी पिया करें, हम देसी अम्मियों की तरह, ठीक है। मुझे आपकी कॉफी पानी पीने पे एतराज नहीं है, कॉफी बहुत अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए, बड़े एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसके अंदर, कैफीन होती है, हमारे माइंड को बड़ा ज़्यादा शार्प कर देती है, बड़ा अच्छा हमें समझ आना शुरू हो जाता है और हमारे जो है ना हमारी सारी जो छुपी हुई सलाहियतें हैं ब्रेन की वो निखर कर सामने आना शुरू हो जाती हैं। और पानी भी 3 लीटर अ डे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, करेज थी,
लीडरशिप क्वालिटीज थी, एक पेडेस्टल था जिसको अल्लाह ने आपको दिया है, पब्लिक थी जो मेरे पास नहीं है, आपके पास है, तो आपको ऐसा करना चाहिए था। मेरे जैसे देसी अम्मी होती तो यही करती, और मैंने किया जहां तक मेरा दायरा था। मेरा दायरा मेरे घर तक था, मेरी फैमिली तक था, तो मैंने वहां पे किया। नेस्ले के दही की बजाय हम प्राइमा का दही लेना शुरू करते हैं, जो है तो किसी पाकिस्तानी सियासतदान की लगाई हुई कंपनी, हमारे मोस्ट प्रॉब्ली टैक्स मनी से ही बनी हुई होगी, लेकिन है पाकिस्तानी। लू के प्रिंस और ओरियो की बजाय हमने जो है वो बिस्कॉनी के कोकोमो खाना शुरू कर दिए, और लेज की बजाय हम जो है वो सुपर क्रिस्प खाना शुरू हो गए। तो मेरा इख्तियार जहां तक था वहां तक मैंने किया। मैं एक फर्द थी, मेरे जैसी 150 और हो जाएंगी तो हम खास फर्क नहीं डाल सकते, लेकिन आप एक ऊंचे पेडेस्टल पे थे, आपको करना चाहिए था, लेकिन तकरीरें मिली हैं हमें बस। ठीक है जी, वी शुड लुक एट द बिगर पिक्चर। और आपकी नजर में बिगर पिक्चर ये है कि तमाम नौजवान बैक वक्त पाकिस्तान की मसाजिद के मौलवियों को प्रेशराइज करें, और आपने उनको कुछ इस किस्म का मशवरा दिया। एक ही वक्त में साइमल्टेनियस प्रेशर क्रिएट करना होता है। इस्लामाबाद की मस्जिदें इकट्ठी होगी, कुछ नहीं होने वाला। मैंने उसको कनेक्शन कहां देने हैं उसको सिखाना है। सर ये मैप है मेरे सामने, मेरे जिले का, ये मस्जिदें, आपके फिरके की इतनी टेंशन ना लें, आपका फिरका नहीं टूटने देंगे। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पढ़ाना आसान होता है, उनका एक ही फिरका है ना, गौर से समझे, इधर भी यही काम चलेगा। बट प्यार मोहब्बत से नहीं होगा, पैरों पे खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। क्यों? आप दीन मांगते नहीं होते, दीन देते होते। प्यार मोहब्बत से नहीं होगा, पैरों पे खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। क्यों? दुनिया की हर चीज ले सकते हैं आप, दीन आपने देना होता है कि सर जो कुछ भी हो जाए। मैं आपको प्यार से समझा रहा हूं, मगर मेरी अल्फाज में इल्तजा नहीं है, इरशाद है। मैं मुसलमान हूं, मेरी बहन मर गई आज, मेरी बेटी मर गई आज, मैं यहां पे भीख मांगने नहीं आया हूं इधर। या तो मोबिलाइज कर, नहीं तो तुझे उठाना बहुत आसान काम है। 1500 रुपए वजीफा डेली तेरा। या तो मोबिलाइज कर, नहीं तो तुझे उठाना बहुत आसान काम है। 1500 रुपए वजीफा डेली तेरा। तो ये मत करके कौन खाए कौन लो है। मैं तो इस्लाम के मेंबर के ऊपर की, उस मेंबर की इज्जत कर रहा हूं, वरना बनती नहीं है जो आपके करतूत हैं। ये जुमले आपके मुंह से तब तक निकलेंगे जब तक आप प्लान ऑफ एक्शन समझेंगे नहीं। मैं फिर बता दूं, हर जुलेखा का सवाल ना आपसे, आप छोटे से नहीं है, 12 साल के ऊपर चले गए, हर बंदे का सवाल आपसे। 1.5 लाख मस्जिदें आप लोगों की और मेरे पैसे से चल रही है, बिल्कुल ठीक है, सही किया हमने। 10 लाख होनी चाहिए थी, ताकि सारी ज्यादा पावर होती मेरे पास। You gotta take over your masjid, I'm gonna take over 100,000, don't worry. Take over your masjid, I'm gonna take over 100,000, don't worry. बड़ा अच्छा मोटिवेट किया आपने, लेकिन मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं देसी अम्मी वाले। आप कह रहे हैं इसके अंदर, इस क्लिप के अंदर, कि मस्जिदें मेरे और आपके पैसों से चल रही हैं, नौजवानों को आंखों में आंखें डालकर मौलवियों से बात करनी चाहिए, स्मार्टली प्ले करना चाहिए, हक बात कहते हुए डरना नहीं चाहिए, मोबिलाइज करना चाहिए अपनी मोहल्ले की मस्जिद को, और मौलवी साहब की आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए कि मैं तेरे से डरता नहीं हूं। वो बाकी आवाम ने देखा है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि प्रेशर दो, पॉलिटिक्स करो, बिल पास करवाओ कन्फ्रंट किए बगैर, तो मुझे समझ नहीं आई। कन्फ्रंट किए बगैर भी किसी मौलवी साहब को आप एक सही बात, सही हदीस के रेफरेंस के साथ भी अगर बोल दो, तो उसका मतलब है आ बैल मुझे मार। और आप मेरे 17 साल, 15 साल, बल्कि 12 साल से ऊपर के, ऐसे ये 12 साल से ऊपर के, मतलब 12 साल क्यों आप कहते हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि बलूगत की उम्र से? 12 साल का तो बच्चा बच्चा होता है, उसका क्या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हुआ होता है कि वो एनालिटिकल जो है वो एनालिटिकली चीजों को देख सके। आप खुद कहते हैं कि 30 इयर्स तक मैच्योर होता है, तो आप 17 साल के, 15 साल के जोशीले, जज्बाती, ताजा ताजा जवान हुए हुए लड़कों को एड्रेस करके ये कह रहे हैं कि वो मौलवी साहब को जाकर ये कहें कि मैं तुझे उठा लूंगा। आपको पता नहीं है कि हमारी मसाजिद में क्या हो रहा है? आपको नहीं पता कि कौन कौन सी वारदातें हो चुकी हैं हमारे बच्चों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ, बच्चे नहीं कहना चाहिए। आपको नहीं पता कि हमारा जज्बाती और जोशीला और मजहबी मॉब क्या करता है? वो सियालकोट में कुछ सालों पहले 2 भाई थे जिनको लिंच किया गया था। फिर सियालकोट में एक श्रीलंकन ऑफिसर था जिसको लिंच किया गया था। अगर आपकी आवाम को लिंचिंग का मतलब नहीं पता तो वो भी बताएं, बहुत अच्छी इंग्लिश है माशाल्लाह आपकी, तो उनको बताएं कि लिंचिंग से अपने आप को कैसे बचाना है। मौलवी साहब से बात करते हुए
अपने आप को जो है ना वो लिंचिंग से कैसे बचाना है। इचरा बाजार में जो वाकया हुआ, जड़ावाला में जो चर्च का वाकया हुआ, वो भी सबको पता है, सबने देखा। आप कह रहे हैं कि इस किस्म के मौलवियों के सामने हम प्रेशराइज करें मेरे 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 नौजवान मुल्क के। आप कहते हैं कि पुलिस रात पर फलस्तीनी बच्ची उनका रास्ता रोकेगी। तो भाई साहब, फलस्तीनी बच्ची ना आपका और आपके बेटे का रास्ता भी रोक सकती है। आप अपने बेटे को भेजें, हो सकता है चले वो 12 साल का ना हो, छोटा हो, आपका भाई होगा, आपका कजन होगा, आपका टीम मेंबर होगा, आप खुद होंगे। आप 10 लाख मसाजिद में क्यों जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ, 10 लाख में जाने की क्या जरूरत है? Why not hit where it hurts? हाँ, नब्ज पे हाथ डालें, नब्ज पे शहरत पकड़ें। जाएं आप बड़े बड़े रूहानियत के मराकज में, बरियामाम में, गोलड़ा शरीफ में, दाता दरबार में, और जाकर उनसे बिल पास करवाएं। पीपल ऑफ पावर को ठीक करना चाहिए ना, 1% को, क्रीम को, उनको एजुकेट करना चाहिए ना। तो आप उनको करें जाकर एजुकेट। आप 100 सुनार की लगाने की बजाय 1 ही लोहार की लगाएं। तो वहां जाएं। पर फिर मुझे समझ आया, एजुकेशन फलसफे के लिए 1% क्रीम होती है। और ये सारे जो नौजवान मुझे देख रहे हैं ये भी समझ लें कि 1% क्रीम एजुकेशन और फलसफे के लिए होती है, और 99% लोकल लोग, छोटे लोग, छोटी सोच वाले, नौकरों वाली सोच वाले, मैसेज, मॉब, वो सड़कों पर निकलने के लिए, बायकॉट करने के लिए, मौलवियों को प्रेशराइज करने के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए, एनार्की फैलाए बगैर एनार्की करने वालों के लिए होते हैं। और ऐसा क्यों होता है समझ नहीं आती। किसी को समझ आई है? नहीं आई? चलें, देसी अम्मी आपको समझाती है, ठीक है? तो आप इसको समझो मेरी कौम के नौजवानों, तुम फारे हो, बिखरे हुए हो, अपने असल से कटे हुए हो, अपनी जड़ से कटे हुए हो। तुम आपस में ना चोंचे लड़ाते रहते हो, तुम हीरो वर्शिप में पड़े हुए हो, तुम पर्सनालिटी वर्शिप में पड़े हुए हो, तुम्हारे अंदर एनालिटिकल पावर नहीं है। इसलिए जिसका जी आता है, जो मुंह में आता है, उठाकर तुम्हें बोल देता है। तुम पर तनकीद दर तनकीद दर तनकीद करता है, तुम्हारे जज्बात भड़काता है, तुम्हें रज रज के ताने देता है, भिगो भिगो के तुम्हें बातें सुनाता है, तुम्हारी तकफीर करता है, तुम्हारी तहकीर करता है, और खुद अच्छी तरह मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करके खुद को पॉलिश वॉलिश करके तुम्हें कहता है कि नौकरी मत करो, ये गुलामाना सोच है। तुम्हें कहता है कि बाहर निकलो। तुम्हें मैनिपुलेट करता है, तुम्हारे जज्बात को प्रोवोक करता है, क्योंकि तुम्हारा जहन पुख्ता नहीं है, तुम अभी किताबों के शौकीन नहीं बने। वो कहता है तुम किताबें पढ़ो, किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो, तुम सिर्फ सुनते हो। तुम्हें फिल्टर शुदा इंस्टाग्राम की लड़कियों की तस्वीरों ने मत मार दी है, तुम्हारे हार्मोन इम्बैलेंस कर दिए। तो जब तक तुम खुद को अकिल नहीं बनाओगे, दूसरे शख्स के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट रहोगे। तुम सड़कों पर निकलोगे, एहतजाज करोगे, आवाज बुलंद करोगे, और तुम्हारे वक्त और एनर्जी से कैश बनेगा। तुम अपने वालिदैन से उलझोगे, तुम अपने उस्ताद के साथ उलझोगे, तुम हक बात मुंह फाड़ कर कह दोगे, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स तो तुम लोगों ने सीखने नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के उस्ताद तो इस किस्म के लोग हैं जो इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। फिर तुम्हारी एनर्जीज कैश कराई जाएंगी, तुम्हारी लाशों पर पॉलिटिक्स होगी, और तुम्हारी गिरफ्तारियों पर न्यूज चैनल्स की रेटिंग बढ़ेगी। और ये सब तुम्हें प्रोवोक करने वाले, मैनिपुलेट करने वाले, सड़कों पर लाने वाले, खुद पराडों में बैठकर पतली गली से दुबई उड़ जाएंगे। तुम्हारे वालिदैन रो रो कर हलकान होंगे, और तुम्हारी बदनामी और तुम्हारी रुसवाई और तुम्हारे फ्यूचर की तारीकी में और तुम्हारी जहनी अजियत में तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। तो ये इतना पोर्शन काटो वीडियो का, और बार बार सुनो और एनालाइज करो, किताबें पढ़ने का शौक पैदा करो, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का शौक करो। सुनो, सबकी सुनो, इनकी भी सुनो, ये बहुत ही अच्छी बातें करते हैं।
लेकिन पर्सनालिटी वर्शिप में ना पड़ो। पर्सनालिटी सिर्फ एक हस्ती है, सिर्फ एक, उसके आगे कोई और हस्ती नहीं है, और वो हस्ती मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उन जैसे बन जाओ, उनकी तरह बातें करो, उनकी तरह चलो, उनकी तरह एक्सरसाइज करो, उनकी तरह खाना खाओ, उनकी तरह सो, उनकी तरह इबादत करो, उनकी तरह हंसो, उनकी तरह मुस्कुराओ। तुम्हारा लम्हा लम्हा इबादत होगा। तुम इन पर्सनालिटीज के पीछे चलोगे ना, तो ये सब तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे। मुफ्त मशवरा है देसी अम्मी का, लेना है तो ले लो। तो खैर साहिल साहब, आप फिर झंझोड़ रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं आवाम को, जबरदस्त बात। मार्स पर भेज रहे हैं, 100 साल प्लान के तहत नौजवानों को तैयार कर रहे हैं, हबल से भी बड़ी टेलीस्कोप बना रहे हैं, वाह जी वाह। और उन्हें इतनी बुलंद सोच दे रहे हैं कि ये 30-40 लाख का छोटी सोच का ना सोचें, करोड़ों में अरबों में सोचें। दादा हुजूर की ऊपर वाली सोच को छोड़कर आपकी दी हुई बुलंद सोच सोचें। नौकरी करना किसी इंसान की गुलामी है, तो अपना स्टार्टअप करना चाहिए। दूसरे इंसान के ताबे होने के लिए बनाई नहीं। ये हमारी अंदर की केमिस्ट्री खुद चीखे मार के डिप्रेशन में चली जाती है जब हम किसी और इंसान के ताबे हो जाते हैं। हम सिर्फ अल्लाह के ताबे होने आए, हम अल्लाह ताला सिर्फ अपने गुलाम पैदा करता है। ये इंसान है जो अपने गुलाम, अल्लाह के गुलामों को अपने गुलामों में कन्वर्ट करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि यार मतलब स्टेप बाय स्टेप ना चलो, सीधी जंप लगा दो, चाहे आके खाई हो कुआं हो, बस जंप लगा दो। भाई अपना स्टार्टअप करने के लिए हर बंदा रेडी नहीं होता, अपना बिजनेस करने वाला भी हर एक के अंदर हौसला नहीं होता। अल्लाह ने हर एक को मुख्तलिफ रोल दिए हैं दुनिया में, मुख्तलिफ काम दिए हैं, मुख्तलिफ जगहें दी हैं, मुख्तलिफ सिनेरियोज दिए हैं। हर बंदा एलॉन मस्क नहीं बन सकता, हर बंदा जेफ बेजोस नहीं बन सकता। ठीक है, ये जो आप ख्वाब दिखा रहे हैं ना आवाम को कि अपना स्टार्टअप करो, अपना स्टार्टअप करो, थिंक बिग, नौकरी ना करो, दादा हजूर की छोड़ी हुई सोच को ना दो। हर बंदा उस कह लें, हर बंदा उस कश्ती का मल्लाह नहीं बन सकता। नौकरी करना किसी इंसान की गुलामी है, नौकरी नहीं करनी चाहिए, अपने स्टार्टअप का सोचना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो जो दूसरों से नौकरी करवा रहा है ना, उसको भी सोचना चाहिए कि वो क्यों दूसरों को अपना गुलाम बना रहा है। आप सबसे पहले इब्तिदा अपनी जात से करें, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले अपनी मंजी तले डांग फेरें, अपने घर की सफाई करें, उसके बाद बाहर के लोगों को ये मशवरा दें। सबसे पहले आपकी जो कंपनीज है ना, जितनी भी कंपनीज हैं, आप सबसे पहले उनमें लोगों को फारिग करें। उनको आप कहें कि यार ठीक है, तुमने 3 साल 4 साल मेरे साथ लगा कर दाव पेच सीख लिए, अब तुम अपना सोर्स कोड, सोर्स मोड, सोर्स फोज, सोर्स लोड, व्हाटएवर वो बनाओ जाके, ताकि पाकिस्तान में एक से ज्यादा ऑनलाइन अकेडमीज हैं और ज्यादा अच्छा बिजनेस चमक सके। आप ये मत कहा करें आवाम को, अपनी पब्लिक को, अपने नौजवानों को कि नौकरी मत करें। हाँ, आप ये कहा करें कि जो भी करना है ना, मैक्सिमम एफर्ट के साथ करो, बेस्ट एफर्ट के साथ करो। आप कहते होंगे, लेकिन आपकी जो वीडियोस होती हैं उनमें कोहेरेंस नहीं होती, उनके अंदर हार्मनी नहीं होती। वो एक बात होती है, फिर उसके साथ 10 और बातें होती हैं। पहले आप हबल से शुरू करते हैं, मार्स से शुरू करते हैं, पोर्टल्स पे चले जाते हैं, खिलाफत पे शुरू करते हैं, निजाम पे शुरू करते हैं, वहां से आप जंप करके जो है ना वो फलस्तीन पे चले जाते हैं, फलस्तीन से जंप करके आप जो है वो खड़े होने पर आ जाते हैं, खड़े होने से आप जो है वो लोगों के सवाल जवाब पर आ जाती हैं, फिर वहां से आप देसी अम्मी की सोच पर आ जाते हैं, फिर वहां से आप दादा हजूर की सोच पर आ जाते हैं, वहां से फिर आप जो है सीरा पे आ जाते हैं, फिर सीरा से आप जो है मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं, फिजिक्स पे आ जाते हैं, केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। डोंट जंप अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट। एक एक वीडियो रिकॉर्ड करा करें और एक ही नजरिए को प्रमोट किया करें। आपकी वीडियोस लिटरली मेरे जैसी आम फहम सी बंदी को 50 नजरियात का एक बिरयानी फील होती है। तो आप 50 नजरियात वाली बिरयानी ना बनाया करें, सादे अल्फाज में, बगैर किसी जार्गन के, सिंपल वे में। सबसे पहले तो आवाम को फर्क बताएं खिलाफत का और एम्पायर का, फिर उसके बाद आप फर्क बताएं मैनर्स ऑफ स्पीच का। और ये जो आप खड़े होकर सवाल पूछने वाले को सरेआम टोक देते हैं, या उससे सवाल के जवाब में उसका नाम पूछने लग जाते हैं, क्लास पूछने लग जाते हैं, काम धंधा पेशा शोभा पूछने लग जाते हैं, तो आई थिंक कि आप बार बार ये ना किया करें। आपके हर लेक्चर के अंदर मुझे यही चीज नजर आई है, बहुत इरिटेशन होती है। आप एक तफसीली लेक्चर नोट करा दें, आपने कराया होगा, लेकिन अगेन 3500 कंटेंट पंपिंग वाले चैनल्स के अंदर उस पूल में से उस एक वीडियो को निकालना जरा मुश्किल होता है। तो आप एक कॉम्पैक्ट सी, ऑर्गेनाइज्ड सी वीडियो बनाएं और उसमें अवाम को सारी अहादीस, सारे कुरानी आयात, सब असलाफ के तौर तरीकों से रेफरेंसेस देकर एक कॉम्पैक्ट सी मुफस्सिल सी वीडियो बनाएं और अवाम को बता दें।
उसके बाद अगर कोई खड़ा हो रहा है ना तो उसको पीठ में मत टोका करें, ये थोड़ी ह्यूमिलिएशन फील होती है। आप तो खुद बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको पता होगा कि जब कोई शख्स आपसे सवाल कर रहा है उसको बीच में टोक दिया जाए कि वो कंफ्यूज हो जाए या उसको बुरा लग जाए या वो छोटा महसूस करने लग जाए या वो थोड़ा घबरा जाए, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस देने की बजाय उसको नर्वस कर दिया जाए, तो ये ह्यूमिलिएशन में आता है। तारीफ का लोगों को लगा है कि मेरी तारीफ हुई है, हुआ शायबा हुआ आपको? इस चीप लेवल के गुनाहों में से ना लिस्ट इस्लाम में ना चीप लेवल के गुनाह भी हैं, उनमें से एक चीप लेवल गुनाह लोगों को उनके सामने तारीफ करना। समझ आ रही ना? तो अवाम को आप ह्यूमिलिएशन का मतलब भी समझा दें और अपना ये वाला क्लिप दिखाकर उन्हें इन्वेजन ऑफ पर्सनल स्पेस भी बता दें। पूछे ये माइक मोनेटाइजेशन के बारे में सर, मेरा क्वेश्चन मोनेटाइजेशन के बारे में है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर जो वीडियोस अपलोड होते हैं और जितने भी सोशल मीडिया जिहादीज है वो इजराइल को बुरा भला कहते हैं व्यूज पाके आखिर में जो है जितना भी इनकम उससे आता है जी, नहीं आता, आपका नहीं आता नहीं नहीं उनका जितना ज़्यादा कितना आता है? क्वेश्चन सर, क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन ये सर कि आपके थॉट्स इसके बारे में क्या वही बताने लगा था, वही क्योंकि बताने। आपने एक मिनट सर, आप ये बार बार मेंशन करते हैं कि जो भी KFC में काम करता है उन्हें काम क्विट कर देना चाहिए और क्योंकि वो हलाल मनी नहीं है इन अ वे, तो बस हलाल हराम का फतवा नहीं है इस पे। बट क्योंकि YouTube और ये जितने भी है वो If they pay more per bullet, they're naturally going to fire less bullets. It's that simple. जी क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन यही है सर कि आपका भी YouTube चैनल है और थोड़ा आप कह रहे हैं कि इतना नहीं आता, लेकिन आता तो है, पैसे तो आते हैं। नहीं आते ना? ऐड चलते हैं ना YouTube पे, वो आपके YouTube के अपने एल्गोरिथम से चलते हैं, आप नहीं सेट करते, बैठे आप नहीं सेट करते। तो किसी को शराब की ऐड आ रही है तो उसने पिछली जुमेरात को खरीदी थी शराब, ओके, उसको KFC आ रहा बार बार, KFC का रेगुलर कस्टमर है, ये क्या ना करें। हमारी नौजवान नस्ल को तो वैसे ही बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उन्हें थोड़ा मैनर्स ऑफ स्पीच भी बता दें। जितनी अशद जरूरत हमें आई थिंक मैनर्स ऑफ स्पीच की है उतनी शायद किसी और चीज की नहीं है। ऑक्सीजन की तरह हमारी आवाम को मैनर्स ऑफ स्पीच चाहिए। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो किसी दिन आप सुकून से चिल करें, अपने आप को सोशल डिटॉक्स करें, दुबई चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा दिया, बड़ा कुछ है आपके पास, तो आप जरा 1-2 हफ्ते के लिए चिल आउट करें, अपनी फैमिली को टाइम दें। इतना भी मसरूफियत अच्छी नहीं होती कि आपको हफ्ते हफ्ते टाइम ना मिले अपनी फैमिली के पास जाने का, तो आप चिल आउट करें और फिर जाकर ना कमेंट्स देखें। कमेंट्स में आप सिर्फ ये देखें कि लोगों में मैनर्स की क्या कमी है। तो जिस जिस किस्म के मैनर्स की कमी आपको नजर आती है ना, तो उन मैनर्स ऑफ स्पीच पे आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड करके दे दें, ताकि लोग सीरा पढ़ने के साथ साथ सीरा को अप्लाई करना भी सीखें और उनके पास आप जैसा इतना अच्छा बुर्दबार और पुरतहम्मुल और साबिर और हौसलामंद और सॉफ्ट स्पोकन सा जो है ना वो एक आइडियल मौजूद हो देखने के लिए, बड़ा मौजूद हो देखने के लिए। छोटे बड़ों से सीखते हैं और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। तो आप जाहिर बात है आप बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप जैसे निज़ाम दीन का प्रचार करने वालों को सुनकर, आप जैसे अल्लाह रसूल की बातों को सुनकर, आप जैसे मुजाहिदों और मुजद्ददों को, आप खुद तो नहीं कहते मुजद्दद को, लेकिन हर बंदा यहाँ पे मुजद्दद बनने के लिए तैयार है, बस सब बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं मुजद्दद का। तो बहुत सारे मुजद्दद आए हुए हैं मार्केट के अंदर, तो उन सबको सुनकर स्कॉलर्स को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, दानिश्वरों को, थिंकर्स को, प्रॉब्लम सॉल्वर्स को सुनकर मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मैनर्स ऑफ स्पीच आप लोगों के लिए मैटर नहीं करते, ये छोटे लोगों के लिए होते हैं, बड़े लोग उससे मुबर्रा होते हैं। शायद आप लोग ना सिर्फ एक दूसरे को बल्कि कोई जो आपके पास सवाल लेकर आया है, अपनी परेशानी लेकर आया, उसे भी टॉन्ट करते हैं, मॉक करते हैं, बिलिटल करते हैं, बिग्रज करते हैं और ह्यूमिलिएट करते हैं। आप और आप ही कबीले के तकरीबन ज्यादातर लोग नार्सिसिज्म में मुब्तला होते हैं। और मैं आवाम को इन अल्फाज का मतलब नहीं बताऊंगी, आवाम माशाल्लाह बड़ी खोजी हो गई है आपकी, वो ढूंढ लेगी। वो अब माशाल्लाह से सोशल मीडिया पर बैठकर पोर्टल्स ढूंढ रही है, याजूज माजूज की लोकेशन ट्रेस कर रही है, इल्यूमिनाटी की सारी साजिशों की उसको समझ आ गई है, पिरामिड्स की साइंस समझ आ गई है। उसको मैं इन अल्फाज का मतलब नहीं बताऊंगी, वो सब ढूंढ लेगी। लेकिन एक आखिरी बात, लास्ट मैसेज, जब आप जैसे दानिश्वरों
आलिम फाजलों, दीनदारों, स्कॉलर्स में ही इतफाक नहीं हो रहा, जब हमारी 1% एक्लेसियास्टिकल क्लास, हमारी 1% टॉप की क्रीम, वही एक टेबल पर नहीं आ रही, वही एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो रही, वही बैठकर आवाम को कोई लाया अमल नहीं दे रही, हर एक अपनी अपनी जो है ना वो डफली और अपना अपना राग बजा रहा है, तो अवाम, मैसेस, मॉब, उनकी फिर आप फिक्र करना छोड़ दें। हर बंदा अपना काम कर रहा है, आप आए, आप ही अपना काम करें, लेकिन आप दूसरों को डिग्रेड ना करें। आपको किसी के काम पे एतराज नहीं होना चाहिए फिर। आप अपने हिस्से का काम करें, हर बंदा अपने हिस्से का काम कर रहा है। हम देसी अम्मी हैं, हम देसी अम्मी ही रहेंगे, हम इलायती अम्मियां नहीं बन सकते। तो आप हमें काइंडली टॉन्ट करना छोड़ दें, और ओके इन एनी केस किसी को भी टॉन्ट करना छोड़ दें, और तहम्मुल से मीठे अंदाज में, अच्छे अंदाज में, जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। आप देखें सीरा खोल के, आप बहुत अच्छे सीरा के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई सवाल करने वाला आता था तो वो किस तरह से उसको जवाब देते थे, कि वो अपने बदतरीन मुखालिफिन से भी किस तरह से बात करते थे, कि अब्दुल्ला बिन उबई से उनका कैसा सलूक था। आप लोग रोल मॉडल्स हैं, आप क्लेम तो नहीं करते, आप तो कहते हैं कि मैं आप जैसे हूं, लेकिन आप ये जरूर चाहते हैं कि हम आपको अपने से बेहतर समझें। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, वो सब ये दिखा रहा होता है कि आप अपने आप को थोड़ा हायर इंटेलेक्चुअल लेवल का समझते हैं। तो जो हायर इंटेलेक्चुअल लेवल वाले होते हैं, जो हायर इंटेलेक्ट वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होती हैं। तो वो कुछ सूरह अबासा की तफसीर पढ़ना, वो सिर्फ ये था, ये क्रीज थी माथे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और आप पढ़ें और आवाम को भी बताएं कि मैनर्स ऑफ स्पीच कितने इंपॉर्टेंट है। यही कहना था। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, और अल्लाह मेरा भी हामी और नासिर हो। दैट्स इट। फी अमान अल्लाह।